सीएसएस और पीएमएस के कैंडिडेट्स को मेरी ये भी एडवाइस है कि आप अपनी वीकनेस को तो ओवरकम करने की कोशिश करें, बट ट्राई कि आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाएं। आई एम आरवी लगारी, आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग इन डिस्ट्रिक्ट जामशोरो। आई बेसिकली बिलोंग टू द टंडोजाम। इट्स अ स्मॉल टाउन इन द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट. But because of my father's job, he was an agriculture officer. My family was settled in the Mirpur Khas. Therefore, I completed my matriculation from the Mirpur Khas. In the Mirpur Khas board, I was in the top 10 students. I scored 92%. After some time, we moved to the Hyderabad district. My father was died when I was in 8th class. इस वजह से फैमिली सफरिंग भी हुई, कुछ रीजंस की वजह से हमें हैदराबाद मूव होना पड़ा. आई स्टडी इन काउंटी गर्ल्स कॉलेज ओवर देयर. उसके बाद आई वॉज इन द प्री मेडिकल. बनना तो डॉक्टर जाती थी, ख्वाहिश यही थी. एक तो मेरे फादर की ख्वाहिश थी, मदर की ख्वाहिश थी और मेरी खुद की भी थी. आई वॉन्टेड टू बी अ न्यूरो सर्जन. आई गेव 2 अटेम्प्ट्स ऑफ एंटी टेस्ट. फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा हुआ कि 1-2% से रह गया, लेकिन उसी साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का भी टेस्ट दिया था. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज माय फर्स्ट चॉइस. उसमें एडमिशन हो गया था. एडमिशन तो हो गया, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी एज आई बिलोंग टू द प्री मेडिकल. तो था कि साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था अकाउंटेंसी में. अगेन मतलब कुछ मिसिंग था. उसी फर्स्ट ईयर में आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट अगेन आई थॉट के दोबारा एंटी टेस्ट देना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए. देन आई स्किप द सेकेंड सेमेस्टर और उसके बाद एंट्री टेस्ट तो दिया, लेकिन अगेन वही हुआ जो पहले अटैम्प्ट में हुआ था, 1-2% से रह गया था. इट वॉज अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी, बट मैं डिसहार्ट नहीं हुई. मैंने कहा चलो शायद एक्सटर्नल लोकस ने काम नहीं किया या मेरी एफर्ट्स कुछ कम रह गई थी. मतलब कहीं पे तो था कि पिटफॉल शायद मेरी साइड से ही है. देन आई कंटिन्यूड वही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही कंटिन्यू किया, लेकिन ये कि इंटरेस्ट तो नहीं था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना, लेकिन फिर भी डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बीबीए ऑनर्स किया मैंने पूरा कंप्लीट विद दी CGPA 3.8. उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर BBA आई गॉट एडमिशन इन MBA. अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं एंटी टेस्ट दे रही थी या मेडिकल का सोचा था, तो ये होता है ना कि प्लान बी तो लाजमी होना चाहिए. तो मेरा प्लान बी यही था कि मुझे CSS परस्यू करना है, बट अगेन कि मैं BA या MA करके नहीं करना चाहती थी. आई वांटेड अ प्रोफेशनल डिग्री. उसी वजह से मैं BBA में गई थी. लेकिन अगेन वो फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते ये हो गया था कि मुझे नई कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है. और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन भी HR में ही की थी. उसके लिए मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि मेरी स्पेशलाइजेशन HR में थी. और HR का इशू ये था कि वो डिपार्टमेंट कम ही होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज़. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही कम होता है. और स्पेशली एज आई बिलोंग टू दी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, या तो मुझे कराची मूव करना पड़ता है या तो इस्लामाबाद. 2-3 जगहों पे अप्लाई भी किया एंड आई स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट वेरियस टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर. नेप का दिया, प्रिवेंटिव दिया, FPSC के थ्रू अप्लाई किया इन आफ्टर ग्रेजुएशन, और मेरा MBA भी साथ चल रहा था. लेकिन फिर मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने सोचा था CSS का वही गोल परस्यू करती हूँ. और सबकी मोटिवेशन फैमिली की थी कि यू कैन डू इट, योर इंग्लिश इज़ गुड, योर जनरल नॉलेज इज़ गुड. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग. लेकिन जैसे ही मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आई गॉट इंटर्नशिप इन OGDCL. इट वाज 1 ईयर पेड इंटर्नशिप एज इंटर्नी HR ऑफिसर. तो उसके लिए मुझे इस्लामाबाद मूव करना पड़ा, लेकिन अगेन आई ट्रांसफ़र टू दी हैदराबाद. वो इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने MBA भी किया. मेरा थीसिस चल रहा था
एंड आई गॉट एडमिशन इन दी CSS एकेडमी इन हैदराबाद। उसके साथ इट वाज द टफ टाइम। वो जो 1 साल का टाइम था वो टफ था कि सुबह में ऑफिस जाती थी और उसके बाद समटाइम्स आई हैड टू गो टू द यूनिवर्सिटी फॉर थीसिस, तो उसका भी काम साथ चल रहा था और शाम को एकेडमी थी तो उसके साथ, लेकिन इंटर्नशिप थी तो ये था कि मुझे टाइम तो मिल रहा था स्टडी करने का। उसके साथ साथ मैं स्टडी भी कर रही थी CSS की, लेकिन उस तरह से फोकस्ड नहीं रह पा रही थी क्योंकि 2-3 चीज़ें और भी साथ थी। उसके बाद इन 2017 हर चीज़ वाइंड अप हो गई, MBA भी हो गया, इंटर्नशिप भी हो गई। आई फुली फोकस्ड ऑन CSS प्रिपरेशन 8 to 9 months। तो उसके बाद आई अपीयर्ड इन 2018 CSS। अच्छा, मैंने जो CSS का अटेम्प्ट दिया था वो ये था कि आई पहला और आखिरी समझ कर ही दिया था कि फुली फोकस था और मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा CSS फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इस तरह से की थी। जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं कि चलो 3 अटेम्प्ट हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस दे देते हैं। मैंने अपने अटेम्प्ट को प्रैक्टिस नहीं लिया था, मैंने यही सोच कर लिया था कि क्वालिफाई करना है। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वही एक्सटर्नल लोकस की बात आती है कि जब रिज़ल्ट आया आई कुडंट क्वालिफाई और मेरा जस्ट आई फेल्ड इन इस्लामियात। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेरे इंग्लिश के पेपर पास हो जाएंगे और वो वाकई में हो गए थे, तो आई कुडंट पास इन इस्लामियात। उसके साथ साथ मैं इतनी टेस्ट दे रही थी फेडरल की, SPSC के थ्रू, डिफरेंट NTS के थ्रू, तो कहीं पे ये था कि इंटरव्यू में रह रहा था, कहीं पे ये था कि रिटर्न नहीं क्लियर हो रहा था। FPR का टेस्ट भी क्वालिफाई किया था लेकिन अगेन वो फाइनल तक नहीं हो पाया। काफ़ी HR के भी क्लियर किए थे OGDCL में, SNGPL में, बट वो फेल्यूर देख देख कर इतनी आदत हो गई थी कि फिर CSS के अटेम्प्ट में भी मतलब डिसहार्ट नहीं हुई। आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़। तो ये था कि उसके साथ ही PMS था 1-2 महीने के बाद जब रिज़ल्ट आया, तो उतनी डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ मैंने PMS की प्रिपरेशन की थी। अच्छा, ये है कि CSS की प्रिपरेशन इस तरह से कि आप बिल्कुल ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपने छोड़ दिया, इस तरह से नहीं होता है। कि मैंने जब CSS का अटेम्प्ट दिया तो आई कंटिन्यूड स्टडीज़, क्योंकि 7-8 महीने के बाद रिटर्न का रिज़ल्ट आता है तो आप इस तरह से फारिग नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो मैंने उसके बाद PMS उसी साल में दिया। अगेन आई कुडंट अपीयर इन, सिर्फ PMS में बिज़ी हो गई तो 19 के अटेम्प्ट में नहीं CSS नहीं दे पाई। लेकिन अगेन कुछ महीनों के बाद 19 का अटेम्प्ट भी PMS का मैंने दिया था, तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स। अगेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 20 अटेम्प्ट CSS का। तो मैं स्टडीज़ कंटिन्यू, साथ में डिफरेंट पोस्ट जो भी आती थी अप्लाई कर रही थी। आई कंटिन्यूड माई हार्ड वर्क एंड स्टडीज़। उसके बाद 19 में आई केम टू नो कि मेरा PMS क्लियर हो गया है। नाउ आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग इन डिस्ट्रिक्ट जामशोरू। ये था कि डेडिकेशन तो हमेशा से थी, हार्डवर्क हमेशा से था, और दूसरा ये कि आई डिडंट गिव अप। मेरे फादर की डेथ हो गई और हमारी फैमिली को काफ़ी क्राइसिस से गुजरना पड़ा, तो मैंने गिव अप नहीं किया। लेकिन इस सब में ये था कि सपोर्ट सिस्टम था मेरे साथ। मेरी मदर की सपोर्ट थी, मेरे भाइयों की सपोर्ट थी, और मेरी मैटरनल आंट्स हैं उनकी सपोर्ट थी। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी सपोर्ट थी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि यू हैव टू डू इट, देयरफॉर आई कुड मेक इट। माय एडवाइस टू द CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स के आप पहले तो क्लियर इन विजन होना चाहिए, क्लियर इन थॉट्स होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, 2 कैटेगरीज में लाए होते हैं। एक तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो अनएम्प्लॉयड हैं, इस वजह से एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। तो जो नॉन सीरियस होते हैं उनकी वजह से सीरियस कैंडिडेट्स को भी सफ़र करना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस ये कि पहले तो आप क्लियर होने चाहिए, और दूसरी बात कि आपको पहले तो सिलेबस गो थ्रू करना है पूरा। आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए और उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। उसके बाद
आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखने हैं। अब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मेथड ये होता है कि आपको तो एक तो स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है लाजमी, उसके बाद आपकी ग्रिप किस चीज़ पे, आपको अपनी देखनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है। इन दी एंड आपको जस्टिफाई करना है उस सब्जेक्ट को, वॉट एवर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़। फॉर एग्जाम्पल मेरा IR था तो मेरा IR बैकग्राउंड नहीं था, बट आई पुट ऑल माई एफर्ट्स। उसमें मैंने इतने एफर्ट्स डाले कि CSS हो या PMS मेरा स्कोर हमेशा अच्छा ही आता था उसमें। तो इस वजह से आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, देन स्कोरिंग ट्रेंड इज़ आल्सो रियलिटी ऑफ द CSS और PMS, तो आपको स्कोरिंग ट्रेंड भी देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके गो थ्रू करना है कि सिलेबस क्या है। अच्छा ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको CSS या PMS के लिए जिस तरह से मैंने भी तैयारी शुरू की थी तो कुछ आसपास के लोग कहते थे कि आपको तो सारा दिन रूम में ही होना चाहिए, इस तरह से नहीं है। आपकी जितनी एनर्जी है मैक्सिमम स्टार्ट में तो आपको 8 to 10 आवर्स देने ही होते हैं जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए। आप 10-15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद आउटिंग पे जाएं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और रात में आप छत पर जाकर वॉक करें, हैंड फ्री डालकर म्यूज़िक सुने, मोटिवेशनल सॉन्ग सुने ताकि आपकी रिफ़्रेशमेंट हो सके। इस तरह से नहीं कि आपको एग्जॉस्ट हो जाना है। और दूसरी बात कि अपने टेबल के आगे ढेरों बुक्स नहीं लगा देने, एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम 2 बुक्स या 1 बुक भी पढ़ लें तो काफ़ी है, या इंटरनेट का मैक्सिमम आपको यूज़ करना है, यूट्यूब का मैक्सिमम यूज़ करना है। इस तरह से काफ़ी, हमें फ़िलासफ़र नहीं बनना है, हमें जस्ट एक एग्ज़ाम पास करना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और दूसरी बात कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ क्वालिफाइड कहते हैं कि 6 मंथ्स में किया है हमने, कुछ कहते हैं हमें 10 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, 4 साल भी लगे। तो आपको अपनी पोटेंशियल देखनी है कि आपकी पोटेंशियल क्या है। हो सकता है कि कुछ को वाकई में 6 मंथ्स लगे, उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन अगेन कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। और दूसरी बात कि जो सबसे बेसिक बात है इंग्लिश की, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है एंड योर लैंग्वेज इज़ गुड, आपको बाकी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेने चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ही वीक है, जो बेसिक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स कैरी ऑन करने चाहिए। पहले आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, लैंग्वेज को, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में कितने भी मार्क्स आ जाएं, लेकिन आप अगेन इंग्लिश में तो फेल ही हो जाना है, तो आप पूरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। तो इस वजह से पहले फोकस ऑन योर इंग्लिश अगर जिन कैंडिडेट्स की, तो उस हिसाब से आप की टाइमिंग डिसाइड होती है कि आपको टाइम कितना लग रहा है, 6 मंथ्स लग रहे हैं, 2 ईयर्स लग रहे हैं। और उसी प्रिपरेशन के दौरान आप अपने ट्रायल एंड एरर से सीखें कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें। पहले तो आप असेस कराएं अपने टीचर से, आप एकेडमी से पढ़ रहे हैं, प्राइवेटली कोई ट्यूशन ले रहे हैं, उनसे असेस कराएं, लेकिन ट्राई के अगेन आप खुद भी अपना असेस करना सीखें कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने 1 साल की तैयारी की है, 6 महीने की है, 2 महीने की, वो आपका सिर्फ पेपर चेक करेगा, ठीक है। तो पेपर चेक करेगा वो सिर्फ 3 घंटे में आपने जो लिखा है, उसके लिए आपको राइटिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। और राइटिंग आपकी तभी अच्छी हो सकती है जब आप रीडिंग करेंगे। तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, सिर्फ नोट्स के पीछे ना भागें। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ें। अच्छा, CSS या PMS का आपका एक टॉपिक तब कवर होता है जब आप उसको टॉपिक को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, एंड उसी टॉपिक के पास पेपर्स में जाकर देखेंगे क्वेश्चंस कौन से आए हैं उससे रिलेटेड। वो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तभी आपका जाकर CSS या PMS का, और फिर वो SS भी करवाते हैं, फिर आपका जाकर एक टॉपिक प्रिपेयर होता है। इसी तरह से आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। और अगर मैं बात करूं PMS और CSS के डिफरेंस की, तो सच एज आई टोल्ड अर्लियर कि मैंने सिर्फ 1-2 महीना पूरी डेडिकेशन के साथ PMS की तैयारी की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी CSS की तैयारी कर रही थी और उसका अटेम्प्ट कोई खास डिफरेंस नहीं, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही एनालिसिस चाहिए होती है आपको, आंसर्स में वही क्वेश्चंस आते हैं।
बट पीएमएस में आपको पहले क्लियर करनी होती है स्क्रीनिंग। सीएसएस में 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स और इंटरव्यू, उसके लेकिन पीएमएस में स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए। ना स्क्रीनिंग का क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट्स 20-30,000 अपीयर होते हैं, तो सिर्फ 2,000 या 3,000 ही क्वालिफाई कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, डोंट थिंक कि आपको 90 मार्क्स लेने हैं, हाईएस्ट लेने हैं, उसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है और आपको जस्ट वो पास करना है टू अपीयर इन द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। अब स्क्रीनिंग में पूरी जनरल नॉलेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड आती है, उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, मेक पोर्शंस, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन बना लें और करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का बना लें, और जो आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट। अच्छा, सीएसएस और पीएमएस के कैंडिडेट्स को मेरी ये भी एडवाइस है कि आप अपनी वीकनेस को तो ओवरकम करने की कोशिश करें, बट ट्राई कि आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाएं। जिस तरह से स्क्रीनिंग में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, तो उसको स्ट्रेंथ बनाएं। आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो उसको स्ट्रेंथ बनाएं, लेकिन ये कि ट्राई करें कि वीकनेस को भी ओवरकम करने की कोशिश करें। तो पहले तो आपको स्क्रीनिंग क्लियर करनी है, उस पर फोकस करना है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, एमसीक्यूज टाइप पेपर, एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव। पहले आपको उसको क्वालिफाई करना है। तो इस तरह से आपका पीएमएस, बाकी डिस्क्रिप्टिव सीएसएस की तरह से ही है। और अगर इंटरव्यू पे बात करते हैं तो इंटरव्यू के लिए तो आपका ड्रेसिंग कोड होना चाहिए, जैसे कि बॉयज़ के लिए डिफरेंट होता है, फुल सूट हो गया, और गर्ल्स के लिए ये कि आपको गिलिटरी नहीं होके जाना, डिसेंट ड्रेसिंग करनी है, कलर्स डिसेंट होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, और आई कांटेक्ट होना चाहिए इंटरव्यू में। कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है, उसमें आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें ये होगा आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे और दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डजंट मैटर, के वो इतना मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो सिंपली से सॉरी, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है कि आई डोंट नो अबाउट इट और आई विल रीड अबाउट इट। इस तरह से आपको आंसर देना है। आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। लेकिन ये कि आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको एनी हाउ आंसर करना है, आपको डिस्कस करना है। वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस चेक करते हैं कि एनालाइजिंग पावर आपका कितना है, तो आपको उसका आंसर लाजमी देना है। लेकिन ये कि आपको अगर वो पैनल आगे से अगर आपके साथ कोई रूड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको वो सिर्फ आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं। आपको टॉलरेट करना है, पेशेंट रहना है, काम रहना है। माय एडवाइस टू द यूथ इज़ दैट नेवर गिव अप, डोंट लूज होप। आपको सबसे मेन थिंग, जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो लाइफ में होती है डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, क्योंकि टफ़ टाइम हमेशा नहीं रहता है, आखिरकार तो उसको ख़त्म होना ही है। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती ट्राई करने की, आपको ट्राई करते रहना चाहिए जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस और पीएमएस, या आपको इवन मेडिकल में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में लेना है, आपका नहीं हो पाता, तो आपको ये नहीं कि ना आपने होप लूज़ कर जानी है और आपको कि बस ये नहीं हुआ तो फिर आपके स्टडीज़ करने का क्या फ़ायदा। स्टडीज़ का हमेशा फ़ायदा होता है कि आपको कंटिन्यू ही करना है कहीं ना कहीं पे। तो देयर आर मेनी वेज़ कि आप अपनी लाइफ को परस्यू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस वजह से ये नहीं हो सकती, कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती कि हमारा यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। तो आपको अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करनी है और गिव अप लाइफ में कभी नहीं करना है।